नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मांग करते हुए कहा है कि अगला उपराष्ट्रपति तेलंगाना से होना चाहिए। तेलंगाना अपने हक का हकदार है। उन्होंने कहा कि तेलुगु भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। मैंने एनडीए से बंडारू दत्तात्रेय को भारत का अगला उपराष्ट्रपति नियुक्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बंडारू दत्तात्रेय को उपराष्ट्रपति बनाया जाए तो अच्छा होगा। मुझे नहीं पता कि धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत का उपराष्ट्रपति तेलंगाना से होना चाहिए। पिछली बार चर्चा थी कि वेंकैया नायडू को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ और उन्हें दिल्ली से वापस भेज दिया गया। एक तेलुगु भाषी व्यक्ति को उसके घर वापस भेज दिया गया। इसलिए इसे ठीक करने के लिए बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा के राज्यपाल का कार्यभार सौंपा गया। जब वह केंद्रीय मंत्री थे तो उनका पद जी किशन रेड्डी को सौंप दिया गया था। बांदी संजय तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष थे, लेकिन अब एक ब्राह्मण रामचंद्र राव को यह जिम्मेदारी दी गई है। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रकार दक्षिण में, विशेष रूप से तेलंगाना में सभी ओबीसी का कद एनडीए ने कम कर दिया। 100 खून माफ करने के लिए अगर बंडारू दत्तात्रेय को उपराष्ट्रपति बनाया जाए तो अच्छा होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को बताया कि असम सरकार शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों के लिए विश्व बैंक से 2,750 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। कैबिनेट बैठक के बाद डिब्रूगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि सरकार ने राज्य के शिक्षा क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से 2,750 करोड़ रुपए का उधार लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक को इस राशि का 90% भुगतान केंद्र सरकार और 275 करोड़ रुपए का भुगतान असम सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि का उपयोग शिक्षकों को गणित और विज्ञान का प्रशिक्षण देने, प्रधानाध्यापकों को प्रबंधन प्रशिक्षण देने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर काम करने और छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर को रोकने में किया जाएगा। इस कोष से राज्य भर में 400 स्कूलों के पुनर्निर्माण पर प्रति स्कूल 3 से 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 1,733 आंगनवाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए प्रत्येक केंद्र पर 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत 5 साल बाद चीनी पर्यटकों को वीजा देगा। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने जानकारी दी कि वीजा देने की शुरुआत गुरुवार यानी 24 जुलाई से होगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत 24 जुलाई से चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा शुरू कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत के इस फैसले पर खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि भारत चीनी पर्यटकों को फिर से वीजा देने जा रहा है। यह एक सकारात्मक कदम है। दोनों देशों में आवाजाही काफी फायदेमंद होगी। दोनों देशों के बीच पर्यटन सुविधा बेहतर करने के लिए चीन भारत के साथ लगातार संपर्क और बातचीत कर रहा है। गौरतलब है कि साल 2020 में गलवान में हुए घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी तल्खी आ गई थी और इसके बाद दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे पर कई पाबंदियां लगा दी गई थी। मराठी भाषा की अस्मिता का मुद्दा उठाने वाले राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक बार फिर हिंसा का रास्ता चुना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार मनसे कार्यकर्ताओं ने नांदेड़ में सुलभ शौचालय चालक पर थप्पड़ बरसा दी और वीडियो बनाकर वायरल भी किया। जानकारी के अनुसार शौचालय संचालक पर आरोप था कि वह शौच के 5 रुपए ले रहा है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे थे। उससे पूछताछ करने पहुंचे तो चालक ने मराठी बोलने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज मनसे कार्यकर्ताओं ने उसे मराठी बोलने के लिए फोर्स किया और उसकी पिटाई कर दी। दरअसल 5 रुपए लेने के सवाल पर एक मराठी व्यक्ति ने प्रवासी शौचालय चालक का जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें मराठी शख्स ने सवाल किया कि केवल शौच के लिए 5 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं। उसने कहा था कि वह शौचालय चालक की शिकायत करेगा, इसलिए उसने व्यक्ति का नाम पूछा। इस बात पर शौचालय चालक भड़क गया और बहस करने लगा। वीडियो में शौचालय चालक कहता दिखा कि तू कोई साहब है क्या। इस पर वीडियो बनाने वाले शख्स ने जोर देकर कहा कि मराठी में बात करो, लेकिन चालक ने साफ मना कर दिया। और जब यह वीडियो राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं के पास पहुंचा तो वे बस स्टैंड तक आ गए और फिर शौचालय चालक के साथ मारपीट शुरू कर उससे माफी मंगवाई। कर्नाटक में एक मामूली सब्जी बेचने वाले को 29 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस मिलने से हड़कंप मच गया है। यह मामला यूपीआई लेन देन पर आधारित जीएसटी नोटिसों के कारण चर्चा में है। इन नोटिसों ने छोटे व्यापारियों में डर और आक्रोश पैदा कर दिया है और वो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की एक हालिया रिसर्च रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि यूपीआई लेन देन पर आधारित
सख्त जीएसटी कार्रवाई छोटे व्यापारियों को वापस नकद अर्थव्यवस्था की ओर धकेल सकता है। यह घटना डिजिटल इंडिया के तहत कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के सरकार के मकसद के लिए चुनौती बन रही है। यह मामला कर्नाटक के हावेरी जिले में म्यूनिसिपल हाई स्कूल के पास सब्जी की छोटी दुकान चलाने वाले शंकर गौड़ा हदीमानी का है। इनको जीएसटी विभाग ने 29 लाख रुपए का नोटिस भेजा। नोटिस का आधार यह है कि पिछले 4 वर्षों में उनकी दुकान ने यूपीआई और अन्य डिजिटल वॉलेट के जरिए 1.63 करोड़ रुपए के लेन देन किए। इसे कर विभाग ने बिना जीएसटी पंजीकरण के व्यापारिक आय माना। शंकर गौड़ा का कहना है कि वह ताज़ी सब्जियां बेचते हैं जो जीएसटी नियमों के तहत कर मुक्त हैं। इसके बावजूद उन्हें यह भारी भरकम नोटिस मिला। इस मामले ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे कर्नाटक के छोटे व्यापारियों को स्तब्ध कर दिया। शंकर गौड़ा ने एएनआई को बताया कि मैं किसानों से ताज़ी सब्जियां खरीदता हूं और अपनी छोटी दुकान पर बेचता हूं। आजकल ग्राहक अधिकतर यूपीआई से भुगतान करते हैं क्योंकि नकद कम ही रखते हैं। मैं हर साल आयकर रिटर्न भरता हूँ और अपने रिकॉर्ड व्यवस्थित रखता हूँ, लेकिन इतना बड़ा 29 लाख रुपए का कर मैं कैसे चुका सकता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी अधिकारियों ने उन्हें बताया कि अगर वह साबित कर देते हैं कि उनका सारा कारोबार सब्जियों का है तो नोटिस वापस लिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने बीफ इंपोर्ट यानी गाय के मांस को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। वह अमेरिका से बीफ के आयात पर प्रतिबंध हटाने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले के पीछे ट्रंप प्रशासन की नाराजगी थी, जो कि ट्रेड डील में एक बाधा बन रही थी। 2003 से अमेरिका का बीफ ऑस्ट्रेलिया में लगभग पूरी तरह से बैन है। उस समय मैड काउ डिसीज नाम की एक बीमारी फैल गई थी। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे सख्त बायोसिक्योरिटी कानून है, इसलिए यह रोक लगाई गई थी। अप्रैल में जब व्हाइट हाउस ऑस्ट्रेलिया पर टैरिफ की बात कर रहा था, तब उस समय अमेरिका ने इन प्रतिबंधों का हवाला दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि इस फैसले का ट्रेड विवाद से कुछ लेना देना है। सरकार का कहना है कि यह फैसला 1 दशक लंबी जांच के बाद लिया गया, जिसमें पाया गया कि अमेरिका ने बीफ की सुरक्षा से जुड़े नियमों में सुधार किया है। भारत ने बांग्लादेश में हुए विमान हादसे में झुलसे हुए लोगों के इलाज के लिए एक मेडिकल टीम भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक इस मेडिकल टीम में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल से 2 विशेषज्ञ और एक नर्सिंग सहायक शामिल हैं। रणधीर जायसवाल ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 23 जुलाई की शाम नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल से 2 भारतीय विशेषज्ञों और एक नर्सिंग सहायक की एक टीम 21 जुलाई को ढाका में हुए विमान दुर्घटना के पीड़ितों के इलाज में मदद के लिए ढाका पहुंची। उन्होंने लिखा कि विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश को हर संभव सहायता और समर्थन देने के आश्वासन के तहत मेडिकल टीम वहां भेजी गई है। बता दें कि बांग्लादेश वायुसेना का एक F-7 PGI ट्रेनर विमान सोमवार दोपहर राजधानी ढाका के तियाबारी क्षेत्र में स्थित माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की सरकार ने इस हादसे में अब तक 29 लोगों के मारे जाने और 100 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना दी है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का कहना है कि गजा में भूख के कारण विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि गजा में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में से 20% महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि गजा में भूखमरी, मनोवैज्ञानिक आघात और स्वास्थ्य सेवा की गिरावट के कारण बच्चों का जन्म मुश्किल हो सकता है। एजेंसी ने चेतावनी दी कि ये स्थितियां एक पूरी पीढ़ी के अस्तित्व के लिए खतरा हैं। संगठन ने 2025 के पहले 6 महीने के आंकड़े पेश किए, जिनके अनुसार जन्म दर में तेजी से गिरावट आएगी। एजेंसी ने बताया कि जनवरी से जून तक 220 माताओं की मौत हो गई है। यह 2022 में दर्ज मातृ मृत्यु की कुल संख्या में 20 गुना से भी अधिक है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.